हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। हम पिछले क्लास में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़े थे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो हमारे मैक्रो इकोनॉमिक सीबीएसई क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 है, उसका हम पार्ट 1 पढ़े थे। मतलब कुछ टॉपिक्स को हम कवर किए थे। आज हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे और पूरा चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज का पार्ट थोड़ा सा लंबा होगा पिछले पार्ट के अकॉर्डिंग के मुकाबले। पिछला पार्ट में हम सर्कुलर फ्लो क्या होता है समझे थे और बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम समझे थे। आज हम उसके आगे चलेंगे और आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। लास्ट क्लास में हम सबसे पहले सेक्टर्स के बारे में समझे थे। 4 प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, फॉर्म होता है, हाउस होल्ड होता है, गवर्नमेंट होता है और फॉरेन सेक्टर होता है। उसके बाद हम लोग पूरा डायग्राम बनाए थे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। उसके बाद हम लोग सर्कुलर फ्लो का मीनिंग समझे थे और फिर हम लोग 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हम सर्कुलर फ्लो में तीनों जो फेजेस है, तीनों फेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस किए थे। जो हमें एग्जाम में लिख कर आना है हम वो डिस्कस किए थे। आज हम इसके आगे चलेंगे और हम आगे का कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसके अंदर 2 टाइप होता है, एक रियल फ्लो होता है और दूसरा मनी फ्लो होता है। हम समझते हैं सबसे पहले रियल फ्लो एंड मनी फ्लो क्या क्या होता है। ठीक है, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं। रियल फ्लो, मनी फ्लो। ठीक है, यहां पर आता है। रियल फ्लो के नीचे आ जाओ, हम यहां पर समझेंगे। हम लास्ट क्लास में बात किए थे 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में हाउस होल्ड होता है और फर्म होता है। कौन किसको क्या देता है? हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर सर्विसेज, ये इसको देता है फैक्टर सर्विसेज। क्या क्या होता है फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। ये कौन किसको देता है? ये हाउस होल्ड फर्म को दे देता है। इसके बदले में फर्म क्या करता है? पेमेंट देता है। पेमेंट फॉर, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट्स, जिसको हम हमारी लैंग्वेज में, इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं। फैक्टर पेमेंट्स में चारों चीजों के बदले में 4 पेमेंट देगा। लैंड के बदले में रेंट, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले में प्रॉफिट। तो सभी चीजों के बदले में हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद ये सारा फैक्टर सर्विसेज को यूज करके फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का मैन्युफैक्चरिंग करता है। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो अगेन ये गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करता है? वो इसको दे देता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज कौन किसको देता है? फर्म हाउस होल्ड को दे देता है। क्या दे देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है। इसके बदले में हाउस होल्ड फर्म को क्या देता है? हाउस होल्ड देता है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मतलब दोनों तरीके से ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है। पहला ट्रांजैक्शन जो है वो फैक्टर सर्विसेज दिया जाता है और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट लिया जाता है। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज दे देता है हाउस होल्ड को और हाउस होल्ड उसके बदले में पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कर देता है। तो दोनों ट्रांजैक्शन अपने आप में कंप्लीट हो जाता है। जब अपने आप में दोनों ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाता है, अब हम यहां पर समझेंगे इसमें 2 प्रकार का सर्कुलर फ्लो हो रहा है। एक हो रहा है रियल फ्लो और दूसरा हो रहा है मनी फ्लो। सबसे पहले बात करते हैं रियल फ्लो का। देखो ये 1 2 3 और 4 मैं नंबरिंग कर देता हूं। ठीक है, 1 और 2 जो है, 1 और 2 का मतलब हम दिए फैक्टर सर्विसेज और लिए गुड्स एंड सर्विसेज। यहां पर मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहां पर हम फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में हमें गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहा है। अगर बार्टर इकोनॉमी होता, बार्टर इकोनॉमी का मतलब गुड्स टू गुड्स, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी या गुड्स टू गुड्स इकोनॉमी, जहां पर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो उस केस में ये इसको हम लोग बोलते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो
जहां पर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो हम ये दोनों ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर देंगे। बचेगा क्या, हम गुड्स एंड सर्विसेज देंगे और बदले हम फैक्टर सर्विसेज देंगे और बदले में हमें क्या मिल जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज मिल जाएगा। इसको बोलेंगे रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या होता है, जब हम पैसे का इन्वॉल्वमेंट ले आए। पैसे का इन्वॉल्वमेंट मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 3 को देखो एंड ट्रांजैक्शन नंबर 3 को देखो एंड ट्रांजैक्शन नंबर 4 को देखो। हम दिए क्या, हम पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दिए और हमें मिला क्या, पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स मिल गया, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मिल गया। तो ये जो दो ट्रांजैक्शन है, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर 1 एंड 2 इक्वल्स टू रियल फ्लो, ट्रांजैक्शन नंबर 3 एंड 4 इक्वल्स टू मनी फ्लो। मनी फ्लो का और एक नाम होता है नॉमिनल फ्लो। रियल फ्लो का एक और नाम होता है हमारा, रियल फ्लो का एक और नाम भी होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल फ्लो। क्लियर है बात? तो सबसे पहले समझते हैं रियल फ्लो क्या होता है। एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय रियल फ्लो, और हमें लिखना क्या होगा, डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पर जो 2-3 पॉइंट्स है वो लिखेंगे और साथ में डायग्राम बनाकर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला समझते हैं रियल फ्लो। रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फर्म एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। ध्यान से देखो, दो ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा है। ट्रांजैक्शन नंबर 1 हम देंगे फैक्टर सर्विसेज और ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमको मिलेगा गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एज सीन इन द डायग्राम, हाउसहोल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म which in turn provide goods and services to them as reward for their productive services. It is also known as physical flow. There is only exchange of goods and services between two sector without involvement of any money. मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं होता है, विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी मनी। क्लियर है बात? तो रियल फ्लो में हम देते हैं फैक्टर सर्विसेज, हमें मिलता है गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट आता है मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो। नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो किसको बोलते हैं, इसका एक और नाम है, यहां पर लिखा होगा नॉमिनल फ्लो। ठीक है, देखो, मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट, ये कौन सा नंबर ट्रांजैक्शन था, ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 था हमारे डायग्राम में। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड एंड देयर फैक्टर सर्विसेज एंड कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये कौन सा ट्रांजैक्शन था, ये था ट्रांजैक्शन नंबर 4, जब हम पैसा देते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। ठीक है, अब एज सीन इन द डायग्राम, फर्म मेक फैक्टर पेमेंट, फर्म देता है फैक्टर पेमेंट टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज एंड हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, यहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। रियल फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अगर नॉमिनल फ्लो का क्वेश्चन आ जाए तो चारों पॉइंट को लिख देना है और साथ में डायग्राम बना देना है। डायग्राम में कौन सा पार्ट बनाओगे, सिर्फ ट्रांजैक्शन नंबर 3 एंड ट्रांजैक्शन नंबर 4 को बनाकर आना। ठीक है, आ जाओ। कभी कभार डिफरेंस बिटवीन भी आ जाता है रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो का अगर डिफरेंस बिटवीन आ जाए तो क्या लिखेंगे, सबसे पहला रियल फ्लो, मनी फ्लो। पहला मीनिंग लिख लोगे, अभी जस्ट पढ़े थे। मीनिंग में क्या आएगा, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, यहां पर कोई भी मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। इट इज द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। ठीक है, सेकंड काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। जबरदस्ती दूसरा पॉइंट बनाया गया है, दिखाई दे रहा है, दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। पॉइंट नंबर 3, डिफिकल्टी इन एक्सचेंज। बताओ रियल फ्लो में क्या डिफिकल्टी होगा या मनी फ्लो में डिफिकल्टी होगा? जब से मनी आया है तब से एक्सचेंज का डिफिकल्टी खत्म हो गया। बार्टर इकोनॉमी में डिफिकल्टी का बहुत, एक्सचेंज का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होता है। देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। देयर इज नो डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो, क्योंकि हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम लोग मनी ले लेंगे। ऑल्टरनेटिव नेम, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो।
एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। आराम से लिख कर आ सकते हैं एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन आ जाता है तो आराम से सारे पॉइंट्स को लिखना। ये बेसिस ऑफ डिफरेंस को कभी भी लिखना मत भूलना, ये लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। खाली अगर ये दो लिख कर आ रहे हो तो 1 से 2 मार्क्स तुम्हारा कट जाएगा। कितने मार्क का क्वेश्चन है डिपेंडिंग अपॉन दैट तुम्हारा आधा मार्क्स तो चला गया यहाँ पे। अगर बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखोगे तभी फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक एंड फ्लो, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज फ्लो, आ जाओ डायग्राम में समझते हैं। ठीक है, देखो ये एक टैंक है, दिस इज अ टैंक। ठीक है, यहां पर पानी कंटिन्यूसली इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो 1 घंटे में, 1 आवर में बहुत सारा पानी टंकी के अंदर आ जाएगा। तो जितना पानी 1 घंटे में टंकी के अंदर आया, टैंक के अंदर आया, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लो। फ्लो क्या होता है, टाइम डायमेंशनल होता है। मतलब 1 घंटे में कितना पानी आया, 1 मिनट में कितना पानी आया, 1 दिन में कितना पानी आया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लो कॉन्सेप्ट। जब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में हम मेजर करते हैं कि कितना अंदर आया या कितना बाहर गया, उसे हम बोलते हैं फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 4:12 पर इस टंकी में जितना पानी था, ये क्या है, स्टॉक ऑफ वाटर। 31 मार्च को तुम्हारे बिजनेस में जितना क्लोजिंग स्टॉक था वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। साल भर में तुम कितना माल बेचे वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्योंकि सेल्स एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, मंथली सेल्स, क्वार्टरली सेल्स, ईयरली सेल्स, आवरली सेल्स, मिनट्स का सेल्स। सेल्स का जो फिगर होता है वो टाइम डायमेंशनल होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का नहीं होता, वो एक पीरियड ऑफ टाइम का होता है कि आज दिन भर में मैं कितना सामान बेचा। और जो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट का होता है कि अभी फिलहाल मेरे दुकान में कितना गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, तो स्टॉक एंड फ्लो के बीच में वही डिफरेंस है। स्टॉक क्या होता है, आओ पढ़ते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक वेरिएबल refers to that variable which is measured at a particular point of time, जिसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2021। इट मींस स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। इसका कोई स्टार्टिंग टाइम एंड एंडिंग टाइम नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर हम लोग स्टॉक को मेजर करते हैं। सम मोर एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल आर नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई एक्सेट्रा। वहीं पर अगर बात करें फ्लो कॉन्सेप्ट का, तो फ्लो क्या होता है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और जिसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी, एक महीने में कितना प्रोड्यूस हुआ। तो जनवरी स्टार्ट होता है 1 तारीख को, खत्म होता है 31 तारीख को। तो 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक कितना प्रोडक्शन हुआ, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लो कॉन्सेप्ट। आर फ्लो वेरिएबल्स। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ डे, अ वीक, अ ईयर, अ आवर, अ मिनट, अ सेकेंड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स फ्लो वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल, ये टाइम डायमेंशनल होता है एज दे आर मेजर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मेजर किया जाता है। मेरे हिसाब से स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं आगे। दोनों के बीच में एग्जाम में डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। क्या लिख कर आएंगे, सबसे पहला मीनिंग, मीनिंग ऑफ स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है उसे हम बोलते हैं स्टॉक कॉन्सेप्ट। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड, टाइम डायमेंशनल। स्टॉक कॉन्सेप्ट टाइम डायमेंशनल नहीं होता है, फ्लो कॉन्सेप्ट टाइम डायमेंशनल होता है। इट डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, और flow concept it has a time dimensional as its magnitude can be measured over a period of time. It is a static concept. What is static concept? static का मतलब होता है जो बार बार नहीं बदल रहा है। static का मतलब होता है जो बार बार नहीं बदल रहा है, do not change, इसको बोलते हैं static concept।
और डायनामिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जो बदल रहा है, इट विल चेंज, ये बार बार चेंज हो रहा है। तो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिक होता है, वो बार बार नहीं बदलता है। फ्लो कॉन्सेप्ट डायनामिक होता है, ये बार बार बदलता रहता है। ठीक है, एग्जांपल में आते हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/3/2018, या बात करूं मैं 31/3/2024, कितना पॉपुलेशन था इंडिया का एज ऑन डेट, एज अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इंडिया का पॉपुलेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, तुम्हें भी पता है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग द ईयर 2018 में कितना बर्थ हुआ, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, दिल्ली में कितने मारुति के कार्स हैं, और मारुति वाले ने कितने कार्स मैन्युफैक्चर किए जनवरी महीने में, ठीक है। मनी सप्लाई, अभी फिलहाल इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई है, एक्सपेंडिचर और ट्रांजैक्शन इन मनी, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है। नेशनल वेल्थ, और यहां पर आ जाएगा नेशनल इनकम, यहां पर आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ व्हीट स्टोर्ड, अभी गोडाउन में कितना व्हीट है और कितना व्हीट प्रोड्यूस हुआ एक महीने में, एक साल में, या कैसे भी। तो ये डिफरेंस होता है हमारा स्टॉक एंड फ्लो के बीच में। क्लियर है बात, चलते हैं आगे। एजम्पशंस, अब क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो हमें कुछ एजम्पशंस लिखकर आने पड़ेंगे। डेफिनेशन तो लिख दोगे, फेजेस के बारे में भी लिखना है लिख दोगे, रियल फ्लो क्या होता है, मनी फ्लो क्या होता है, डायग्राम बनाना है, सब लिख दोगे। अब साथ में हम लिखेंगे कुछ एजम्पशंस के बारे में। इन ऑर्डर टू मेक आवर एनालिसिस सिंपल, वी आर हियर टू मेक सम एजम्पशंस, हमको कुछ एजम्पशंस लेने पड़ेंगे। वो एजम्पशंस क्या क्या है, सबसे पहला एजम्पशन है देयर आर ओनली टू सेक्टर्स इन अ इकोनॉमी, दो सेक्टर होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, यार हेडिंग का नाम ही है टू सेक्टर, होते तो चार सेक्टर हैं, लेकिन हम अज्यूम करके चलते हैं कि दो ही सेक्टर हमारा एग्जिस्ट करता है, एक है हाउस होल्ड और दूसरा है फॉर्म, मतलब गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर अभी फिलहाल के लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ऐसा हम एजम्पशन लेकर चलते हैं। ठीक है, देयर फॉर्म इट मींस देयर इज नो गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउसहोल्ड सेक्टर सप्लाइज फैक्टर सर्विसेज ओनली टू फर्म्स, ये ओनली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसहोल्ड के पास जो कुछ भी होगा वो सब वो किसको दे देगा, फर्म को देगा, और सिर्फ फर्म को ही देगा, किसी और को नहीं देगा। तभी तो सर्कुलर फ्लो हो पाएगा। मैं हाउस होल्ड हूं और वो फर्म है, तो मेरे से सारा कुछ अगर उसके पास जाएगा तभी तो सर्कुलर फ्लो हो पाएगा, कंप्लीट है ना। तो ओनली टू फर्म, एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड, फर्म भी सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड से ही लेगा, मतलब हम सिर्फ फर्म को देंगे और फर्म सिर्फ हाउस होल्ड से ही लेगा, फर्म भी कहीं इधर उधर से और नहीं लेगा। फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेल देयर एंटायर आउटपुट, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। वो सारा गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेच देगा, एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड, वो सारा गुड्स एंड सर्विसेज किसको बेचेगा, हाउस होल्ड को बेचेगा। अगर नहीं बेचा तो सोचो ना, हाउस होल्ड हूं मैं, अगर गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म वाला बेचा ही नहीं तो क्या मेरे से पैसा फॉर्म के पास जा पाएगा, मेरे पास रुक कर रह जाएगा ना। तो इसीलिए हम मानकर चलते हैं कि एंटायर आउटपुट को क्या करेगा, वो बेच देगा। किसको बेचेगा, वो भी हाउस होल्ड को बेचेगा। ठीक है, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम फॉर देयर सर्विसेज एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट, अगेन एंटायर वर्ड लिखा हुआ है, ये एंटायर का मतलब है सेविंग्स क्या होगा, सेविंग्स विल बी जीरो, सेविंग्स भी होने वाला है जीरो, हम कोई भी पैसा नहीं बचाएंगे, हम सारा पैसा से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लेंगे। एंटायर अमाउंट ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देयर आर नो सेविंग्स इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में कोई भी सेविंग्स नहीं होगा, ना हम सेविंग्स करेंगे ना फॉर्म सेविंग करेगा। फॉर्म सेविंग करता है क्या, हाँ करता है, रिटेन अर्निंग्स याद करो, रिटेन अर्निंग्स को हम सेविंग्स ऑफ द फर्म बोलते हैं। तो ना हाउस होल्ड सेव करेगा ना फर्म सेव करेगा। क्लियर है बात, तो ये 5 अजम्पशंस हम लोगों को लेने हैं। एग्जाम में अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए, 6 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाए, या फिर अलग से खाली अजम्पशन पूछ ले, तो ये लिखकर आना है, 5 पॉइंट को लिखकर आना है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा, हम अब समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो कैसे होता है और क्या होता है। ठीक है, आ जाओ यहां पर। सर्कुलर फ्लो का डायग्राम एग्जाम में बनाना पड़ेगा। एग्जाम में डायग्राम कैसे बनाओगे, हाउस होल्ड होगा यहाँ पर और यहाँ पर फॉर्म होगा। ये डायग्राम हम बहुत बार बना चुके हैं। हाउस होल्ड और फॉर्म में हाउस होल्ड देगा फॉर्म को, फॉर्म देगा हाउस होल्ड को। सबसे पहले क्या देगा, फैक्टर सर्विस,
और ये इसको क्या दे देगा, पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। अब फर्म इसको क्या देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या देगा, ये पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। क्लियर है बात। तो ये जो पूरा डायग्राम है पूरा डिटेल में लिख कर आना है। फैक्टर पेमेंट्स के साथ लिखोगे क्या क्या देगा, 4 चीज। फैक्टर सर्विसेज के साथ लिखोगे क्या क्या देगा, 4 चीज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज फुल फॉर्म में लिखना है, इसको भी पूरे फुल फॉर्म में लिखना है। डायग्राम को नीट एंड क्लीन तरीके से बनाकर आ जाना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पर कुछ और लोगों को बुलाऊंगा, जैसे कि मान लो बैंक। बैंक में हम क्या करते हैं, हम बैंक में सेविंग्स करते हैं और हम बैंक से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। फर्म भी बैंक में क्या करता है, सेविंग करता है और फर्म से क्या ले लेता है, लोन्स ले लेता है। ठीक है, तो बैंक का रोल क्या है, एक पैसे को लेना एज सेविंग्स और लोन देना, किसको, हाउस होल्ड को। सेम फर्म के साथ फर्म का पैसा लेना एज सेविंग्स और फर्म को पैसा देना एज लोन। क्लियर है बात। गवर्नमेंट का काम क्या है, गवर्नमेंट क्या करता है, हमसे टैक्सेस ले लेता है और हमको सब्सिडी दे देता है। हमसे लेगा टैक्सेस और दे देगा सब्सिडी। ठीक है, सेम फॉर्म से भी टैक्स लेगा। यहां पर एक और गवर्नमेंट बना देता हूं, लेकिन तुम क्या करना, यहां बीच में एक गवर्नमेंट बनाना। ठीक है, और इसको इसके साथ भी लिंक कर देना, इसके साथ भी लिंक कर देना। ठीक है, गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट फॉर्म के साथ क्या करेगा, फॉर्म क्या देगा, इसको टैक्स देगा और फॉर्म को क्या दे देगा, ये गुड्स एंड सर्विसेज दे देगा। ठीक है, मतलब सब्सिडी, गुड्स एंड सर्विसेज सब कुछ फर्म को दे देगा। वैसे ही फॉरेन भी होता है, फॉरेन के साथ क्या लेना देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हमारा लेना देना होगा। सेम हाउस होल्ड में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहां पर भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट। यूनिलैटरल पेमेंट्स भी होता है, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस एरो मार्क करके दिखा दी, हो गया। बेसिकली एग्जाम में तो 2 सेक्टर का ही क्वेश्चन आएगा, मतलब तुम्हें हाउस होल्ड और फॉर्म बनाना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार बाई चांस में ना आ जाए, ऐसे वैसे तो सीबीएसई में आता ही नहीं है, लेकिन बाकी बोर्ड्स के बच्चे जो हैं, अगर कोई और बोर्ड एग्जाम्स के बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो उनके एग्जाम में हाउस होल्ड, उनके एग्जाम में फॉरेन सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर आ सकता है। सीबीएसई में कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलते हैं आगे। सर्कुलर फ्लो, कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन सिंपल इकोनॉमी। देखो कुछ कंक्लूजन्स है, यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। टोटल प्रोडक्शन जो होगा वो टोटल कंजम्पशन होगा, क्योंकि हम बात किए थे जो फर्म होगा वो अपना एंटायर आउटपुट बेचेगा हाउस होल्ड को। जब वो अपना सारा आउटपुट हाउस होल्ड को बेच दिया तो वो जितना प्रोडक्शन किया है उतना कंजम्पशन भी हो गया। फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, जितना वो पे करेगा हाउस फर्म उतना हाउस होल्ड रिसीव करेगा। और हम बात किए थे फर्म किसी और को पेमेंट नहीं करेगा, फर्म सारा पेमेंट किसको देगा, हाउस होल्ड को देगा। तो जितना उसका फैक्टर पेमेंट होगा हाउस होल्ड का उतना फैक्टर इनकम होगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जितना होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उतना ही फैक्टर इनकम होगा। हम जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में खर्चा करेंगे, हम जितना पैसा फर्म को देंगे, फर्म हमें घुमा फिरा कर उतना ही पैसा तो एज ए फैक्टर इनकम देगा ना। फर्म अपने पास से पैसा लाएगा कहां से, हम पैसा दिए फर्म को, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे, जो पैसा फर्म के पास आया वही पैसा फर्म हमको एज फैक्टर इनकम दे देगा। तो फैक्टर इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मानकर चलेंगे जीरो सेविंग्स, जीरो क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लियर है बात। इसके बाद रियल फ्लो जितने का होगा मनी फ्लो भी एग्जैक्टली उतना ही होगा। रियल फ्लो में जितने का रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज दिया लेना देना लेना होगा, मनी फ्लो में कन्वर्ट करोगे, मनी में कन्वर्ट करोगे तो उतना का ही ट्रांजैक्शन यहां पर भी होगा। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है सर्कुलर फ्लो का। ठीक है, उसके बाद लीकेज एंड इंजेक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। अक्सर बहुत सारे टीचर्स स्कूल्स में एंड बाकी जगह में लीकेज एंड इंजेक्शन नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम में लीकेज एंड इंजेक्शन पहले आया हुआ है। तो एग्जाम में लीकेज एंड इंजेक्शन आ सकता है, तो पढ़ लेने में हमारा कुछ जाता नहीं है, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है तो पढ़ ही लो, क्योंकि बाई चांस में अगर भी आ गया तो तुम्हारा मार्क्स ना कट जाए। ठीक है, चलो लीकेज एंड इंजेक्शन। ठीक है, देखो सबसे पहला लीकेज। व्हाट डू यू मीन बाय लीकेज? लीकेज का मतलब होता है जब सर्कुलर फ्लो में से पैसा किसी रीजन से बाहर चला जाए, उसे बोलते हैं हम लोग लीकेज। जैसे पैसा क्या होता है सर्कुलर फ्लो में, घूमता रहता है। ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है, हाउस होल्ड टू फर्म जाता है, फर्म से हाउस होल्ड आता है। मान लो 1000 रुपए
कहाँ गया, हाउस होल्ड से फॉर्म गया और फॉर्म से रिटर्न घूम कर आना चाहिए 1000 रुपए। लेकिन क्या हो गया, फॉर्म वाला क्या कर लिया, 1000 रुपए नहीं देकर वो कितना दिया हमको, सिर्फ 900 रुपए दिया। 100 रुपए क्या कर लिया, वो सेविंग्स कर लिया। अब क्या हुआ, गया तो था 1000 रुपए, रिटर्न कितना आया, सिर्फ 900 रुपए। रीजन 100 रुपए का क्या हो गया, सेविंग्स हो गया। फॉर्म वाला और भी बदमाशी किया था। फॉर्म क्या किया था, हमको पैसा नहीं दिया और वो जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाया था वो क्या कर दिया, उसको मान लो हम क्या करेंगे। अब देखो ध्यान से समझो, सबसे पहला सेविंग्स है। अगर सेविंग कर लेगा तो ये पैसा कहां जाएगा, ये पैसा फॉर्म के पास रुक गया, हमारे पास रिटर्न नहीं आ पाया। तो ये एक तो क्या हो गया, लीकेज हो गया। क्योंकि जो सर्कुलर फ्लो में 1000 रुपए घूमना चाहिए था उसमें से 100 रुपए कहां चला गया, बाहर चला गया, साइड हो गया। ठीक है, इस तरीके का और भी बहुत सारा लीकेजेस होता है। ठीक है, क्या क्या लीकेज होता है और आओ देखते हैं। डायग्राम में आता हूं, टाइप्स ऑफ लीकेजेस बाद में आते हैं, एग्जांपल यहां पर आ जाओ, देखो ध्यान से डायग्राम को। ठीक है, अब इस डायग्राम में क्या है, हाउस होल्ड है, फर्म है। हाउस होल्ड फर्म को पैसा दे रहा है, फर्म हाउस होल्ड को पैसा ले रहा है। अगर किसी रीजन से पैसा बाहर चला जाए, जैसे कि सेविंग्स, जैसे कि टैक्सेस, गवर्नमेंट को हम टैक्सेस दे दिए, जैसे कि इंपोर्ट, तो ये पैसा क्या हो रहा है, आना तो चाहिए था घूमकर हाउस होल्ड के पास, या हाउस होल्ड से जाना चाहिए था फर्म के पास, लेकिन किसी रीजन से वो यहां से यहां नहीं पहुंचा या यहां से यहां नहीं पहुंचा, या तो यहां से यहां नहीं गया या तो यहां से यहां नहीं गया। तो बीच में ही पैसा कहीं गोल हो गया, घूम कर रिटर्न नहीं आया। जब पैसा घूम कर रिटर्न नहीं आता है उसको हम लोग बोलते हैं लीकेज। पैसा कहीं से लीक हो गया। लीक होने का मतलब तीन तरीके से लीकेज हो सकता है। एक तो सेविंग्स हो सकता है, सेविंग्स हो जाएगा, चाहे सेविंग फॉर्म करे या हाउस होल्ड करे, बात तो बराबर है, पैसा घूम कर रिटर्न नहीं आया। टैक्सेस, फॉर्म से हाउस होल्ड जाना चाहिए था लेकिन फॉर्म क्या कर दिया, कुछ पैसा गवर्नमेंट को पे कर दिया एज टैक्सेस। जब हम गवर्नमेंट को पैसा दे देंगे तो घूमकर हाउस होल्ड आना चाहिए था लेकिन आया नहीं, या हाउस होल्ड टैक्स पे कर दिया तो पैसा घूमकर फॉर्म के पास जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं। तो उस केस में इसको भी हम लीकेज बोलेंगे, क्योंकि सर्कुलर फ्लो में जो पैसा घूमना चाहिए था वो नहीं घूमा और वो किसी रीजन से बाहर चला गया। तीसरा इंपोर्ट, पैसा हाउस होल्ड से फॉर्म जाना चाहिए था लेकिन हाउस होल्ड वाला क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म से नहीं खरीदा और वो क्या कर लिया, फॉरेन से इंपोर्ट कर लिया। पैसा किसको दे दिया, किसी यूएस के कंपनी को दे दिया। तो जो पैसा फॉर्म के पास आना चाहिए था वो नहीं आया, वो कहां चला गया, यूएस चला गया। तो ये तीन प्रकार से लीकेज हो सकता है, जिस रीजन से सर्कुलर फ्लो में जो पैसा घूम रहा है वो पैसा बाहर की तरफ चला जाए। सेविंग्स एक तरीका हो गया, हाँ टैक्सेस एक तरीका हो गया और इंपोर्ट एक तरीका हो गया। तो तीन प्रकार का हमारे पास तरीका है जिससे हम लीकेज कर सकते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर। पहला तो सेविंग्स हो गया, दूसरा टैक्सेस हो गया और तीसरा हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब तीन प्रकार का जैसे लीकेज होता है वैसे ही तीन प्रकार से हम पैसा सर्कुलर फ्लो के अंदर भी ला सकते हैं। वो कैसे लाएंगे, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। जैसे पैसा बाहर गया है, सेविंग्स हुआ, वैसे ही कोई बाहर का आदमी अगर पैसा ले आए अंदर तो इसको बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। लोन आ गया बैंक से, जो पैसा बैंक के पास था बैंक क्या किया, इसको लोन दे दिया, तो पैसा फॉर्म के पास आ गया, फॉर्म क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया, अगेन सर्कुलर फ्लो में वो पैसा घूमने लग गया। तो जो पैसा पहले बैंक के पास रखा हुआ था वो पैसा अब फॉर्म के पास आया, फॉर्म से हाउस होल्ड, हाउस होल्ड से फॉर्म, घूमना शुरू कर दिया। तो ये हो गया एक प्रकार से इंजेक्शन। टैक्सेस की जगह अगर गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिल गया या गवर्नमेंट कोई पैसा खर्च कर रहा है, स्पेंडिंग हो गया गवर्नमेंट का, तो हमें क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से हमारा ये इंजेक्शन हो जाएगा। और तीसरा एक्सपोर्ट, जैसे इंपोर्ट होता है, हम बाहर से गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं, उनको पैसा दे देते हैं, वैसे कोई बाहर का आदमी अगर हमसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा उसके बदले में हमको पैसा देगा, जब हमारे पास पैसा आ जाएगा तो वो फिर से सर्कुलर फ्लो में घूमना शुरू हो जाएगा। तो तीन प्रकार का लीकेज एंड तीन प्रकार का इंजेक्शन हमारे इकोनॉमी में हो सकता है। आ जाओ एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला लीकेज, लीकेज रेफर्स टू withdrawal of money from the circular flow।
सर्कुलर फ्लो से जब पैसा विड्रॉ होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग लीकेज। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म सेव पार्ट ऑफ देयर इनकम इट लीड्स टू लीकेज। जब सेविंग्स हो जाता है तो वो एक प्रकार का लीकेज है, इट लीड्स टू लीकेज फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो। दूसरा लीकेज, लीकेज और विड्रॉल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ इनकम विच डज नॉट pass through the circular flow of income. As a result, it is not available for spending on currently produced goods and services, and it means leakage reduce the flow of income. Leakage के वजह से फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस हो जाता है। टाइप्स ऑफ लीकेज का बात करें, 3 प्रकार का लीकेजेस होता है। एक सबसे पहला सेविंग्स, दूसरा होता है टैक्सेस एंड तीसरा होता है इंपोर्ट। अब तीनों को ध्यान से समझेंगे। अगर 2 सेक्टर मॉडल है विदाउट फाइनेंशियल मार्केट, मतलब बैंक भी नहीं है, तो क्या सेविंग्स हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि बैंक ही नहीं है तो सेविंग कैसे होगा। गवर्नमेंट भी नहीं है तो टैक्सेस भी नहीं होगा, और फॉरेन सेक्टर भी नहीं है तो इंपोर्ट भी नहीं होगा। तो अगर किसी कोई इकोनॉमी है 2 सेक्टर और उसमें फाइनेंशियल मार्केट ही नहीं है, अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है और फॉरेन सेक्टर नहीं है, तो वहां पर लीकेज होना पॉसिबल नहीं है। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है और फाइनेंशियल मार्केट है, तो फाइनेंशियल मार्केट है तो क्या होगा? खाली सेविंग्स होगा। ठीक है। अगर 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो फाइनेंशियल मार्केट तो है ही, साथ में गवर्नमेंट भी है, खाली फॉरेन सेक्टर नहीं है। तो 2 प्रकार का लीकेज हो सकता है, सेविंग्स हो सकता है एंड टैक्सेस हो सकता है। लेकिन अगर 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो सब कुछ हो सकता है, सेविंग्स भी हो सकता है, टैक्सेस भी हो सकता है एंड इंपोर्ट भी हो सकता है। तो ये 3 प्रकार का लीकेज। सेम 3 प्रकार से हमारा इंजेक्शन भी होता है। तो इंजेक्शन क्या होता है? इंजेक्शन रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम। जैसे वहां पर पैसा बाहर चला जाता है, यहां पर बाहर का पैसा अंदर आ जाता है, इनटू द सर्कुलर फ्लो। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म बोरो मनी from the external sources like financial institution, it adds to their income. Such additional income does not result in immediate expenditure. Injection increases the flow of income. वहां पर फ्लो ऑफ इनकम रिड्यूस होता है, यहां पर फ्लो ऑफ इनकम इंक्रीज होता है। ठीक है। इसके बाद 3 प्रकार का इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। एक है इन्वेस्टमेंट, दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा एक्सपोर्ट। अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं है और 2 सेक्टर है तो खाली हाउस होल्ड फर्म है, तो यहां पर कोई भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं होगा। ठीक है। लेकिन 2 सेक्टर इकोनॉमी और फाइनेंशियल मार्केट है तो खाली इन्वेस्टमेंट हो सकता है, टैक्सेस या फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग या एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो इन्वेस्टमेंट तो होगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा, और 4 सेक्टर इकोनॉमी है तो इन्वेस्टमेंट भी होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा। इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, इक्विलिब्रियम मतलब अ स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, क्लास 11th में पढ़े होंगे। इंजेक्शन को लीकेज के साथ इक्वल करना जरूरी है। जितना पैसा बाहर गया उतना पैसा कहीं ना कहीं से लाना जरूरी है। अदरवाइज एक ऐसा पॉइंट आएगा, अगर ज्यादा बाहर जा रहा है तो बाहर जाते जाते एक ऐसा पॉइंट आएगा कि सारा पैसा बाहर चला जाएगा और सर्कुलर फ्लो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इंजेक्शन मस्ट बी इक्वल टू लीकेज, करना जरूरी है, अदरवाइज इकोनॉमी नहीं चल पाएगा। क्लियर है बात? और ये फाइनली हमारा समराइज डायग्राम है। सर्कुलर फ्लो 3 प्रकार का हमारा इंजेक्शन है और 3 प्रकार का हमारा लीकेज है। क्लियर है बात? तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1। 2 पार्ट में हम इसको कंप्लीट किए। इसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 को भी पढ़ाई करेंगे। ठीक है। चलो, बाय बाय एवरीवन एंड थैंक यू।